हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर कुछ लॉजिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। लॉजिक अप्लाई करना है आपको। लॉजिक एप्लीकेशन के कुछ अटपटे चटपटे क्वेश्चंस कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर। देखिए, बहुत सिंपल से उठाता हूँ मैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके वर्टाइसेस पर पॉइंट चार्जेस Q रखे हैं। 3 पॉइंट चार्ज रख दिए। इसकी साइड लेंथ मान लीजिए A है। तो इसके सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड कहाँ होता है पता है? ये जो मीडियन है ना, इस मीडियन का ये 1/3 होता है और ये 2/3 होता है। तो इस सेंट्रॉइड का नाम अपन ने रखा G। साइड लेंथ कितनी है? A। ट्रायंगल के वर्टाइसेस का नाम अपन ने रखा ABC। तो ये जो BG है, BG या AG, BG या AG या CG, ये जो है ये इस पूरी लेंथ का 2/3 होता है। यहाँ से यहाँ तक AM का 2/3 होता है। तो अगर मैं इसको R कह दूँ, तो R कितना होगा? 2/3 ऑफ AM। और AM कितना है? तो ये एंगल 30 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये A cos 30 हो जाएगा। A cos 30 मतलब cos 30 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कटा और बचा A/√3। इस तरह से अपन ये डिस्टेंस BG निकाल सकते हैं, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? R। उतनी ही ये भी होगी CG। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ सेंट्रॉइड G पर अगर मैं एक पॉइंट चार्ज रख दूँ, कितना? Q0, तो उस Q0 पर नेट फोर्स कितना होगा? तो देखिए, सिमेट्री से 0 होगा, ऐसा कहने का दिल आपका कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला पॉइंट चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला पॉइंट चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। अब सिमेट्री से ये जो फोर्सेस हैं ये 120 डिग्री पर अप्लाई हो रहे हैं। इन फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है F। ये एंगल 120, ये एंगल भी 120 डिग्री, और ये एंगल भी 120 डिग्री। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो Q0 कैसा रहेगा? Q0 रहेगा इन इक्विलिब्रियम। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात हो गई। अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन हो गया। पर क्वेश्चन मेरा दूसरा है कि मान लो कि मैं इस वाले Q को हटा दूं और ये 2 Q रह जाएं, तब फिर इस Q0 पर नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो कैसे करोगे? तो क्वेश्चन क्या है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज है, सेंट्रॉइड पर Q0 रखा है। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो भाई देखो, जब ये तीनों हुआ करते थे, ये वाला Q भी था, तो नेट फोर्स इस पे 0 था। इसका मतलब कि इन दोनों फोर्सेस, इसका और इसका जो 2 फोर्स है, उसको बैलेंस करता था ये वाले भाई साहब। बैलेंस करते थे, और ये वाले भाई साहब
इधर फोर्स लगाते थे, तो अब ये नहीं रहा, तो ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे। तो बैलेंस हो रहे थे पहले, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और उतना ही आएगा जितना कि ये बैलेंस कर सकता है। मतलब ये कितना फोर्स लगा सकता था, F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा F। तो इस पर इस डायरेक्शन में Q0 पर फोर्स ऑन Q0 इन एब्सेंस ऑफ चार्ज at A will be towards A and magnitude will be कितनी, F, और F कितना है, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और R अभी अपन ने कैलकुलेट किया था A/√3, तो यहाँ A/√3 रखेंगे तो A²/3 और 3 चला गया ऊपर, तो 3K Q0 अपॉन A², ऐसा हो जाएगा। जहाँ की K क्या है, 1/4πε0। तो ये नेट फोर्स बचेगा Q0 पर, फोर्स ऑन Q0 इस डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड इतनी हो जाएगी। इसी को अपन और अलग अलग सिचुएशन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं और वैसा के वैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A, ये A। अब ये 4 वर्टाइसेस हैं, A B C D, 4 कॉर्नर्स हैं। इस पर अपन ने चार्ज रखा Q, सब जगह Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q, ये इसके डायगोनल है। तो जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर है वहाँ पर अपन ने चार्ज रखा Q0। तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो भाई ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो दिस Q इज रिमूव्ड, then find net force on Q0। तो अभी बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये पूरा A√2, उसका ये आधा, तो ये हो जाएगा A/√2। इसको मैंने कह दिया ये R है, ठीक है। अब देखिए ये 3 फोर्सेस, सोचने का तरीका है, ये 3 फोर्सेस कुल मिलाकर इसके वाले फोर्स के इक्वल अपोजिट थे और इसका फोर्स था इधर, तो इन तीनों का फोर्स होगा इधर कितना, उतना ही, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, आ जाएगा F = K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और R की वैल्यू रखें अपन A/√2, तो ये हो जाएगा 2K Q0 अपॉन A² टूवर्ड्स A, कौन सा ये पॉइंट, D, टूवर्ड्स D। इस तरीके से, या इसको दूसरे तरीके से सोचें, आसान तरीके से, कि ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो टोटल फोर्स इन दोनों के कारण तो 0 है। बचा ये अकेला, क्योंकि इसको तो हटा दिया आपने, ये अकेला बचा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा तो वो नेट फोर्स हो जाएगा।
दोनों तरह से सोच सकते हैं, पर जो मैं कह रहा हूँ वो समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने रेगुलर पेंटागन लिया ऐसा, इसको मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ई पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज है। और ये चारों क्यू 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 4 पॉइंट चार्जेस आर देयर। अब इस रेगुलर पेंटागन की ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये आर है, ठीक है। तो इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज क्यू नॉट पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो आपका चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अगर यहाँ भी होता तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता, क्योंकि 5 इक्वल फोर्स सिमेट्रिकली अगर लगेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इन चारों का रिजल्टेंट इससे बैलेंस हो रहा था। इसने लगाया था फोर्स इधर, ठीक है ना, तो ये चारों मिलके उसके इक्वल अपोजिट इधर इस डायरेक्शन में फोर्स दे देंगे, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा कि अगर यहाँ Q रखते तो जो फोर्स ये लगा था Q नॉट पर, उसके इक्वल अपोजिट ये चारों का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है जो कि बैलेंस हो रहा था। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नेट फोर्स इज टुवर्ड्स E एंड मैग्नीट्यूड कितनी होगी के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही सर्कल पर लेकर चलते हैं, सर्कुलर शेप में देखते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है, और उसमें 12 न्यूमेरल्स होते हैं, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, इधर 1, इधर 7, 2, इधर 8, 4 and 10, 5 and 11। मान लो कि इसके सेंटर पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q नॉट, ठीक है। और जो ये न्यूमेरल्स हैं, यहाँ पर क्या करा कि 1 से लेकर 6 तक ये 6 पॉजिटिव चार्ज रखे, Q Q Q Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, कहाँ? यहाँ पर, ठीक है ना। इसका रेडियस मान लो R है, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, सब जगह पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आपने रख दिया। और बाकी के बचे हुए 6 जगह पर -Q, 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 -Q एंड -Q एंड यहाँ पर भी -Q, ठीक है। अब इस Q नॉट पर नेट फोर्स की डायरेक्शन बताना है। तो अगर मान लीजिए इसमें हैंड्स हैं, कांटे हैं घड़ी में, सुइयाँ, तो जो उसका स्मॉल हैंड है, छोटा कांटा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q नॉट बता रहा है।
if a small hand of clock shows direction of net force on Q naught, ठीक है, what is time shown by the clock? What is time shown by the clock? ऐसा क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा उसको चटपटा कर दिया। तो देखो, कोई दो फोर्स होते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर पर आता है। ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होंगे, थीटा थीटा, और नेट रिजल्टेंट जो आएगा आर वो जाएगा 2f cos थीटा, ठीक है ना। ये हमने बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में। तो इस लास्ट वाले दोनों क्यू पर विचार करो, ये क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा और ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। ये इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, और इसी प्रकार से ये वाला क्यू रिपेल करेगा और वो 12 पर रखा माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। अगर ये ऐसा होता तो ये बैलेंस हो गया होता। अभी क्या होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर ढूंढोगे तो 30, 60 और ये 75, इधर से 30, 60 और 15, 75। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसी प्रकार से 2 और 5, 2 वाला इधर रिपेल करेगा और 8 वाला अट्रैक्ट करेगा, 5 वाला इधर रिपेल करेगा और 11 वाला अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर भी यही आ रहा है, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। इसी प्रकार से 4 पे रखा हुआ इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला 3 वाला रिपेल करेगा इधर। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली। अब स्मॉल हैंड ऑफ द क्लॉक अगर इस डायरेक्शन में है, ये स्मॉल हैंड है क्लॉक का, स्मॉल हैंड अगर इस डायरेक्शन में है 9 और 10 के बीच में, तो बिगर वाला हैंड कहाँ होगा, ऐसा होगा पोजीशन हैंड्स का। तो बताओ व्हाट इज टाइम, तो आंसर होगा 9:30 o'clock। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया। अगली सिचुएशन लेने के पहले मैं आपको पुराना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमने शुरुआत करी थी, चार्ज पढ़ा था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। ए को बी से अगर अपन रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या बुक्स में क्या पढ़ा, मुझे बताओ। अगर मैं एबोनाइट लेता हूँ, एबोनाइट या अंबर या हार्ड रबर, और उसको कैट स्किन या फर या वुल से रगड़ता हूँ, एक तरफ ये है पार्टी और एक तरफ ये है पार्टी, ये देखो सब इनका नेचर एक सही ही है, ये सब स्किन्स हैं,
एनिमल की स्किन्स हैं जिसके ऊपर हेयर है, फर हो चाहे वूल हो चाहे कैट स्किन हो, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट टाइप की चीज़ें हैं। इनको जब आपस में रब करेंगे तो कौन बनेगा पॉजिटिव, कौन बनेगा नेगेटिव। इसी प्रकार से ग्लास को अगर हम सिल्क से रब करें तो कौन बनेगा पॉजिटिव और कौन बनेगा नेगेटिव, ये आपको जवाब देना है। तो आप याद रखना कि ये तीन में से कोई सा भी एक आइटम ले ले, वो ये तीन में से कोई सा भी एक आइटम ले ले तो ये बनेगा नेगेटिव और यहाँ ये पॉजिटिव, और यहाँ ग्लास रॉड बनती है पॉजिटिव और सिल्क बनता है नेगेटिव। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एबोनाइट अम्बर रबर टाइप की चीज़ जो है ये क्या बनेगी, नेगेटिव, और ग्लास जो है वो बनेगा पॉजिटिव। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अब अगली सिचुएशन में चलते हैं। अब एक सिंपल केस लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, कि दो सिल्क थ्रेड हैं, उससे अपन ने दो बॉल्स लटका रखी हैं। बॉल्स का मास इक्वल है, इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका चार्ज, इस पर चार्ज है q और इस पर भी चार्ज है मान लो q। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दे रखी है। इक्विलिब्रियम में सिमेट्रिकली ये पोजीशन हो जाएंगे और ये एंगल थीटा है। इसका वेट भी है और ये रिपल्सिव फोर्स भी लग रही है। ये धागे में टेंशन मान लो T है, ये धागे में भी टेंशन T है। तो आपको फाइंड करना है टेंशन T एंड दिस एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, कितना, mg, और ये रिपल्सिव फोर्स इधर एक्ट करेगी और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस टेंशन से बैलेंस हो जाएगा। तो उसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो ये एंगल थीटा है। तो हम क्या इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है r, ये t के बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो भाई बताओ एफ ही निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? के मतलब 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से देखो ये L साइन थीटा और ये L साइन थीटा, कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा का स्क्वायर। दूसरा फोर्स कौन सा है, वेट, वेट कितना है mg। इन दोनों का रिजल्टेंट t के बराबर होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर एंड वेट का स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। दूसरी बन जाएगी टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। अब दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आप सॉल्व करेंगे तो टी और थीटा आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अपन लेंगे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है वो, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, दमदार क्वेश्चन है, तो वो चालू करते हैं। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, 3 स्मॉल balls each of mass m is equal to 1 kg are suspended separately from common point by light strings each of length L equal to 7 meter. The balls are identically charged, सबके ऊपर चार्ज कितना है Q,
एंड हैंग एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L इज इक्वल टू √3 मीटर। फाइंड चार्ज Q ऑन ईच बॉल। तो देखो 3 सिल्क थ्रेड्स मान लीजिए, उससे 3 बॉल्स को अपन ने सस्पेंड किया, तीनों चार्ज हैं, तो क्या होगा, वो रिपल्सिव फोर्स के कारण ऐसे दूर दूर हो जाएंगी तीनों बॉल, और वो तीनों बॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर लोकेटेड हैं सिमेट्री से, और वो तीनों बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, तीनों बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं। ये स्ट्रिंग्स 3 आपको दिखाइए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रायंगल बन रहा है जिसकी की साइड लेंथ है √3 मीटर। अब ये तीनों बॉल हैं इक्विलिब्रियम में, तो बताना है चार्ज Q। तो मैंने इसका नाम रखा A, इसका रखा B, बॉल B, और ये बॉल C। ये है मीडियन और ये है सेंट्रॉइड G, इस बेस ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड है G, और ये मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये G पर आएगा, सिमेट्री से बीचों बीच वाले पॉइंट पर जाएगा, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रॉइड। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये हमें पता है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस शो करो। तो देखो, एक बॉल ये रिपेल करेगी ऐसा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये F, ये वाली बॉल इधर रिपेल करेगी, ये भी फोर्स लगा रही है F। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो ऐसा हो गया, तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके बीचों बीच में आएगा, एंगल बाइसेक्टर पर। कितना आएगा, 2F cos 30, ये वाला फोर्स। और इस बॉल पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ लगा रही है, कितना, वेट mg। तो तीसरा फोर्स है इस धागे में टेंशन T। तो बॉल पर, इस बॉल पर 3 फोर्स लग रहे हैं, mg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 2F cos 30, और एक ये टेंशन T, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हम टॉर्क अबाउट पॉइंट O 0 लिख सकते हैं। तो टॉर्क लेने के पहले मुझे ये बताइए AG कितना होगा। तो साहब AG होगा 2/3 ऑफ दिस AM, 2/3 ऑफ AM, और AM कितना होगा, L cos 30। आपको L पता है, हाँ, √3 मीटर, तो आपको AG पता है। इसी प्रकार से OG कितना होगा, OG एक वर्टिकल लाइन है, OG एक वर्टिकल लाइन है। तो इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है वर्टिकल प्लेन में, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी है, कैपिटल L, और AG हमें पता है, तो OG कितना होगा, तो OG इज इक्वल टू √, L स्क्वायर माइनस AG²। AG आपको पता है, तो आप इसमें यहाँ वैल्यू रखकर OG निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो टेंशन T का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो बचे ये 2 फोर्स, 2F cos 30 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उस O पॉइंट से हॉरिजॉन्टल फोर्स की वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल, O से वर्टिकल डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो 2F cos 30 मल्टीप्लाइड बाय OG, ये देगा आपको ऐसा टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये mg एक वर्टिकल फोर्स है, इस O से उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी AG,
जो कि देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। दोनों इक्वल अपोजिट हैं, तो इस चीज़ का यूज़ करके मैंने क्या लिखा कि 2f cos 30 इंटू OG इज इक्वल टू mg इंटू AG। ये मैंने टॉर्क अबाउट O 0 है इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिख दी। अब F की वैल्यू कितनी है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये 2K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू कॉस 30, ठीक है ना, इंटू OG आपको पता है, M आपको पता है, AG आपको पता है। तो इसमें अननोन क्या है, सिर्फ Q। अननोन क्या है, सिर्फ Q। तो इसको आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना, तो Q की वैल्यू 16.6666 माइक्रोकूलम ऐसी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम अपने को देखना है इस पॉइंट O के अबाउट। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 2F cos 30, ये वर्टिकल फोर्स है mg, इनके टॉर्क इक्वल अपोजिट होना चाहिए क्योंकि टेंशन T का टॉर्क तो 0 है। दैट्स ऑल। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q and 9Q and they are separated through a distance d, and these 2 point charges are fixed point charges हैं ये। where to place a third charge Q so that Q is in equilibrium। तो सोचिए, ये Q है पॉजिटिव, ये 9Q है पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ -Q चार्ज रखूँ तो ये दोनों मिलके इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। इस लाइन पर यहाँ मैं अगर -Q चार्ज रखूँ तो इसका इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, ये दोनों मिलकर इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये लोकेशन फेल हो गई। और +Q चार्ज रखूँ तो ये दोनों मिलकर इसको रिपेल कर देंगे, तो ये फिर इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इसी प्रकार से यहाँ भी प्लस हो चाहे माइनस हो, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों मिलकर या तो इसको रिपेल करेंगे या दोनों मिलकर इसको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 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 कहीं भी रखूँगा, मान लो मैंने यहाँ रखा तो ये इसको ऐसा रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज +Q रखा मैंने यहाँ, और ये वाला इसको ऐसा रिपेल करेगा। अब ये दो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो इक्वल अपोजिट होंगे तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा ना। तो इक्वल अपोजिट के लिए वो कोलिनियर फोर्स होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये संभव नहीं है, ऐसे ऊपर भी संभव नहीं है। तो फिर बचा कहाँ, इन दोनों के बीच में कहीं छोटे वाले के पास में रख दो, तो ये रिपेल करेगा छोटा वाला और बड़ा वाला भी रिपेल करेगा, इक्वल अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ अपन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी छोटा है चार्ज Q लेकिन ये डिस्टेंस है कम, और ये बड़ा है चार्ज लेकिन ये डिस्टेंस है ज़्यादा, तो दोनों जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा।
तो हमें इतना पता पड़ा कि इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस पर इन बिटवीन द चार्जेस आपको Q से x डिस्टेंस पर लोकेशन मिली। अब x कैसे निकालें? तो जो ये फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं Q और 9Q इस स्मॉल q पर, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा 3x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, और अंडर रूट लिया तो इसको प्लस माइनस कर लो। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू डी। तो x चूँकि एक पॉजिटिव डिस्टेंस हमें दिख रही है, x एक पॉजिटिव डिस्टेंस हमें दिख रही है d से कम, तो हम इसका पॉजिटिव वाला साइन लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/4। और स्मॉल q की कुछ भी वैल्यू हो, चूँकि ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी, ये फोर्सेस इक्वल ही रहेंगे इन मैग्नीट्यूड। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू d/4 पर, यहाँ इन बिटवीन द चार्जेस एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम q अपने को इसको रखना होगा। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी। इससे थोड़ी टफ सिचुएशन देखते हैं। अगली इस सिचुएशन में मान लीजिए कि वही दो चार्ज हैं Q एंड 9Q। अब हमें रखना है एक थर्ड चार्ज, और ये अब की बार फ्री टू मूव हैं। इनिशियली उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, अभी वो मूव नहीं कर रहे हैं, पर छोड़ते ही वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। अब अपने को एक थर्ड चार्ज ऐसा कहीं रखना है कि वो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहें, वो मूव ना करें। तो क्वेश्चन है वेयर टू प्लेस ए थर्ड चार्ज so that the system of all the three charges remain in equilibrium। तो आपको फाइंड करना है लोकेशन, where to place। Also find nature and magnitude of third charge। तो देखिए, उस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमने देखा था कि उसको यहीं होना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ रखेंगे तो ये दोनों मिलकर या तो उसको रिपेल करेंगे या ये दोनों मिलकर उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करो पहले, वो ना तो यहाँ इक्विलिब्रियम में आएगा ना यहाँ इक्विलिब्रियम में आएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये दोनों मिलकर रिपेल कर देंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा तो ये दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो थर्ड चार्ज को रखना तो यहीं पड़ेगा छोटे वाले के पास, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज रखूँ या नेगेटिव रखूँ। तो पॉजिटिव रख दूंगा तो ये दोनों पॉजिटिव मिलके उसको रिपेल कर देंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, सो दैट कि इस 9Q के इक्विलिब्रियम को देखें तो ये Q रिपेल करेगा, ये माइनस Q अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से इस कैपिटल Q को अगर देखें तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पहली बात तो चार्ज का नेचर अपने को माइनस रखना पड़ेगा, इन दोनों का अपोजिट, एक बात। दूसरी बात, इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमने देखा था कि अभी ये डिस्टेंस कितनी आती है
ये डिस्टेंस आती है x इक्वल टू d/4, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब बचा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q। तो देखो हमने क्या कहा कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, जो पुराने क्वेश्चन में थी वही क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंड करा, तो ये डिस्टेंस क्या है d। तो हमने कहा कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस थर्ड चार्ज q वी गेट x इक्वल टू d/4। कैसे? k q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 9q अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। इससे अपन ने x इक्वल टू d/4 ऑब्टेन कर लिया था, पिछली बार ही कर लिया था। अब इन दोनों में से किसी एक को और आप इक्विलिब्रियम में बता दो। अगर दो इक्विलिब्रियम में हो गए तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ACM, और ये क्या है? 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ये इनका इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन चल रहा है। अच्छा ACM क्या होता है? ACM होता है M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अगर मैं कहूँ कि A1 कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में है, A2 माइनस Q ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों अगर 0 हैं और ACM भी 0 है, ये हमको पता है, तो इसका मतलब ये होगा कि A3 भी 0 होगा, 9Q ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q हम लिख सकते हैं k q स्मॉल q अपॉन d/4 स्क्वायर। इसने जो अट्रैक्शनल फोर्स लगाया और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? k 9q स्मॉल q अपॉन 3d/4 स्क्वायर। ठीक है ना? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3d/4। बस सिंप्लीफाई करो तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही है? तो देखो ये 3 3 सा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई? स्मॉल q इज इक्वल टू इसने अट्रैक्ट किया k q अपॉन d/4 स्क्वायर, और इसने अट्रैक्ट किया तो ये 3d/4 स्क्वायर। तो ये कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में है, तो इससे स्मॉल q कितना आएगा? तो इसमें कुछ गड़बड़ करी मैंने, देखिए इस कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम देखना है। इस कैपिटल Q पे इसने फोर्स लगाया k q अपॉन दिस मच, और इसने इस पर जो फोर्स लगाया, इसने तो अट्रैक्ट किया और इसने रिपेल किया। तो ये वाला फोर्स नहीं लिखा मैंने, ये वाला फोर्स लिखना है, ये तो मैंने ऊपर वाला इक्वेशन लिख दिया। तो ये हो जाएगा k q 9q, k q 9q, और ये डिस्टेंस कितनी है q और 9q के बीच में? d। ऐसा। तो अब स्मॉल q की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगी 9/16 कैपिटल Q। ठीक, तो आंसर क्या होगा कि थर्ड चार्ज is of magnitude -9/16 Q at distance x equal to d/4 towards
at distance d/4 towards 9q from कैपिटल Q। ऐसा आंसर बन जाएगा अगर ये फ्री है तो। अब अगले क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं कि इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगली सिचुएशन में देखिए, ये डिस्टेंस है d, यहाँ पर एक चार्ज है q, यहाँ पर एक चार्ज है -9q। अब आपको ये बताया कि दोनों फ्री टू मूव हैं, थर्ड चार्ज रखना है, तो आपको फाइंड करना है थर्ड चार्ज। क्या क्या चीज़ें उसकी, पहला तो नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, और तीसरा उसका लोकेशन। So that all the three charges are in equilibrium. Charges are in equilibrium. ये तीन चीज़ें निकालना है। तो अब की बार ये माइनस है, सोचो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँ या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँ, ये दोनों पॉजिटिव मिलके उसको अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अच्छा यहाँ नेगेटिव रखूँ तो संभव है, यहाँ नेगेटिव रखूँ तो वो चार सिचुएशन बनेगी, एक तो यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ। तो यहाँ पर अगर माइनस चार्ज रखूँ, नेगेटिव चार्ज, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस पर ये अट्रैक्शन करेगा, वो भी अट्रैक्शन करेगा। अच्छा वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज रखने में काम बन जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x। सोचो यहाँ तो पॉजिटिव रखूँगा तो ये दोनों पॉजिटिव मिलके उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ये नेगेटिव रखूँगा तो ये दोनों नेगेटिव मिलके इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये तो लोकेशन बैठी नहीं रही है। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो ये दोनों नेगेटिव मिलके इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर यहाँ पॉजिटिव रखता हूँ तो ये करेगा इसको रिपेल, पर ये करेगा इसको अट्रैक्ट, और ये है बड़ा और ये है इसके पास, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा होगा और इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पर कम होगा। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो यहाँ इस लाइन पर डिस्टेंस x पर फाइनली हमको एक नेगेटिव चार्ज रखना होगा, ऐसा हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से समझा। ठीक, तो ये कैंसिल। अब x निकालना है, q निकालना है। नेचर तो अपने को पता पड़ गया, नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। लोकेशन और मैग्नीट्यूड, तो दो चार्जेस का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लो, दो इक्वेशन, दो अननोन। तो मैंने लिखा सबसे पहले फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ -q, ये करेगा अट्रैक्ट kq/x², और ये करेगा उसको रिपेल, उसका मैग्नीट्यूड होगा kq9q/d+x²। तो इसको इधर लेकर आए तो d+x = ±3x ऐसा आ गया। अब ये उधर जाएगा तो x = d/2 फॉर पॉजिटिव वैल्यू।
देखो नेगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि ये भी नेगेटिव में आ रहा है, ये भी नेगेटिव में, तो x तो एक पॉजिटिव नंबर आने वाला, तो अपन ने इसको लिया पॉजिटिव 3x, तो ये x उधर जाएगा, तो प्लस 3x में से ये x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 2x, तो x इक्वल टू d/2। तो चलो x इक्वल टू d/2 आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है स्मॉल q का, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है k अपॉन d/2 का स्क्वायर, और ये वाला कैपिटल Q को अट्रैक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड k9q अपॉन d स्क्वायर। इससे Q कितना आया, d स्क्वायर कैंसिल, 9 बचेगा, एक Q बचेगा, और ये 1/4 वहाँ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि Q इज इक्वल टू -9q/4 है, और एट डिस्टेंस x इक्वल टू d/2 फ्रॉम Q अवे फ्रॉम 9q -9q। इस तरह से ये आंसर बन गया। तो ये उसी पैटर्न का वैल्यू चेंज करके मैंने एक क्वेश्चन और आपको करा दिया। देखिए, अब 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं उनको सॉल्व करूँगा। HC वर्मा की प्रॉब्लम है, उसमें बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q एंड Q, उनके बीच का सेपरेशन है 2D। तो यहाँ बीच में एक चार्ज हमने रखा स्मॉल q और इसका मास है m। तो इसको अगर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x के लिए, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज Q, और ये x जो है ये मच लेस देन d ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि ये पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज Q ये फिक्स हैं, है ना, ये बाहर वाले चार्जेस फिक्स हैं, और ये जो थर्ड चार्ज रख रहे हो आप यहाँ बीचों बीच में, मतलब यहाँ से डिस्टेंस d और यहाँ से भी डिस्टेंस d, तो ये है मास m का और चार्ज है इस पर -q। अब इसको इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्जेस के परपेंडिकुलर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए यहाँ इसको लाके छोड़ेंगे ना नेगेटिव चार्ज को, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, कुल मिला के वापस लौटेगा। तो ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज Q -q rather perpendicular to line joining fixed charges। तो थोड़ा सा अपना SHM वाला चैप्टर आप रिवाइज करिए, उसमें कुछ ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा कि नेट फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, -kx ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो SHM करता है। तो एक्सेलरेशन जो है फिर -ω² लिखा जा सकता है, और ओमेगा जो है वो 2π अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल T होता है। तो थोड़ा सा इक्वेशन बनाओ, देखो
आपका आंसर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना। ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसके ऊपर बढ़िया से बढ़िया डीबीपी और क्वेश्चंस की शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी। तो अभी कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपने देखी। इसके अलावा एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा आप लगाना शुरू करिए। एच.सी. वर्मा बहुत ही बढ़िया बुक है। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, फिर आपकी एक्सरसाइज 1 सिंगल चॉइस करेक्ट, एक्सरसाइज 2 उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। तो उन क्वेश्चंस को लगाइए और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन शीट के थ्रू आपको पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।